जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टेबल। दोस्तों, दुनिया जिस तरीके से चलती है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर। असलियत में दुनिया बैलेंस ऑफ पावर पर चलती है और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, इस बैलेंस ऑफ पावर में दो जो बड़ी पावरफुल सुपर पावर्स होती हैं या जो भी सुपर पावर्स होती हैं वो आपस में लगातार एक दूसरे से लड़ रही होती हैं या कम से कम एक दूसरे को ग्रो करने से रोक रही होती हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर हमने सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस के मामले में देखा, जो दुनिया में लगभग हर जगह लड़ रहे थे। फिर ये बैलेंस ऑफ पावर हमने सुपर पावर्स के मामले में अमेरिका और यूएसएसआर के मामले में देखा, जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के नाम पे लड़ रहे थे। अब यहां हम अमेरिका और चाइना के मामले में ये बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है ये देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को दोस्त और यही कारण है कि बहुत सारे आज के दिन इस पार्ट को कोल्ड वॉर सेकेंड के नाम से भी बुला रहे हैं। और हालांकि मेरी प्रिजम्पशन ये है कि भाई ये कोल्ड वॉर जो है ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और ये जो कोल्ड वॉर 2 है ये असलियत में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम सबको लेकर जा रहा है। यानी दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ेगी, कैसे, उस चीज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कोल्ड वॉर 3 की तरफ कोल्ड वॉर 2 वाली सिचुएशन जैसा कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं वैसा हम मान लेते हैं। ठीक है, वैसे वर्ल्ड वॉर 3 और जैसे जॉर्ज सोरोस या दूसरे ऐसे लोग जिनसे जो दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है। आज नहीं तो कल हम लोग इसके रिपरकेशंस लंबे टाइम तक देखते रहेंगे। ठीक है, अब जब वर्ल्ड वॉर 3 चालू होने जा रहा है तो ऐसे में अमेरिका वर्सेस चाइना जो है वो लगातार आगे बढ़ मतलब एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका की जो पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी है वो चाइना की सलामी स्लाइसिंग के ऊपर डोमिनेट कर रही है और कैसे चाइना लगातार तिलमिला रहा है, घिर चुका है और घिरने के बाद बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये टॉपिक शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इनफैक्ट अगर आप इन एसएससी, रेलवे, अग्निवीर या सीयूईटी के बेसिक कोर्सेज के जो मतलब बेसिक जीएस से परेशान हैं तो आप लोगों के एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो कमज़ोर हैं। इसीलिए हमने एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच चलाया हुआ है। इस एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच के अंदर आप लोग जो हैं वो एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स को मजबूत कर सकते हैं। भाई सबसे बड़ी बात यह है, आपको शाम के टाइम 1 घंटे की क्लास लेनी है, सिर्फ 1 घंटे की क्लास। इसमें हम क्वेश्चन आंसर से लेकर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से लेकर जो भी आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होगा वो सब चीज़ें अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। फीस इसकी बहुत ही नॉमिनल 500 रुपीज़ कंप्लीट कोर्स की फीस रखी है ताकि कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को मतलब इस फीस को पे करके अपनी तैयारी शुरू कर सके। ये इतनी नॉमिनल फीस है कि कोई समस्या नहीं होगी किसी को। दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है, बाइडन ने अभी एक बयान दिया और असलियत में बाइडन का जो बयान है अभी आप चलते हुए देखेंगे, अभी स्क्रीन के ऊपर ये चल जाएगा। बाइडन का एक डिस्कशन है, वो डिस्कशन एक पत्रकार के साथ है। पत्रकार ने उससे पूछा, बाइडन से पूछा कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो क्या अमेरिकन पीपल लड़ेंगे? उन्होंने कहा यस। क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा? तो क्लियर वर्ड्स में 2 शब्दों में कहा हाँ। इसका मतलब यह है कि बाइडन जो है उन्होंने कहा हाँ हम ताइवान का साथ देंगे और खुलकर देंगे। लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं तो ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी बाइडन से सवाल पूछा गया, बाइडन ने हाँ कहा, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उससे अगर पूछा जाए
उससे तभी अमेरिका जो है वो चाइना जो है वो तिल मिलाएगा। और जैसे ही चाइना तिल मिला गया, गुस्से में आया, चाइना ने एक काम किया। चाइना ने अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं और फॉरेन अफेयर्स ऑफिस है उससे बात की। तो फॉरेन अफेयर्स ऑफिस का जवाब आया कि हम अपनी ओल्ड पॉलिसी के साथ वैसे का वैसे चल रहे हैं जैसे वो है, यानी हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीधी सी बात यह है, हम वन चाइना पॉलिसी में तो बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कि आप किसी भी जो कम्युनिटी है उसकी एस्पिरेशंस को नहीं दबा सकते, और पीसफुल किसी भी तरीके से किसी भी इशू का पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए, पीसफुली उस मामले को सेटल करना चाहिए। ये 3 बातें। अब यही खेल होता है, यही पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी है। सामने दुश्मन को कंफ्यूज किए रखना, उसको हां भी ना करना और ना भी ना कहने देना, मतलब उसको ना भी ना कहना और हां भी ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखो यार, टीचर है, क्लास में ऐसे ही बकवास से एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। आपने किसी चंद्रमुखी को प्रपोज किया और गुलाब का फूल लेके सामने खड़े हैं। चंद्रमुखी ने गुलाब का फूल लिया, मुस्कुरा के चली गई, ठीक है। या गुलाब का फूल नहीं दिया, गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो मुस्कुरा कर चली गई। अब जब वो मुस्कुरा कर चली गई, हंसते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चली गई, लेकिन गिफ्ट लेने से मना कर दिया कि मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, और जवाब दिए बिना मुस्कुरा कर चली गई। और जवाब इस तरीके का था कि अब भाई मुस्कुराहट जो है वो जवाब है भी और नहीं भी। अब ऐसे में जो मिस्टर आशिक है उसको सारी रात नींद नहीं आने वाली कि कहा क्या है। वही चीज जो यहां पर एक प्रपोजल में है, वही चीज दुश्मनी में भी होती है। दुश्मनी में भी एग्जैक्टली यही चीज फॉलो होती है कि सामने वाले को जवाब ना दो, कंफ्यूज किए रखो। सारी रात उसे नींद नहीं आएगी, सर चकराता रहेगा, सर में दर्द रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा मामला असलियत में है क्या या हो क्या रहा है, कि असलियत में मामला है क्या या हो क्या रहा है। और इसी वजह से अब वो बिहेव करेगा जिसे कहते हैं मिसबिहेव, और वहीं उसकी असलियत सामने आ जाएगी। चाइना के साथ अमेरिका ने ऐसे ही किया है। इस एम्बिग्यूटी पॉलिसी को समझेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि असलियत में ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासकर अमेरिका यूरोपियन नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, एसोसिएट मान लेते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका आ जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, समटाइम्स इटली, ये देश ऐसे हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी आज के अकॉर्डिंग नहीं है। आज जो ये फॉरेन पॉलिसी चला रही हैं वो असलियत में एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन असलियत में आज से 20 से लेकर 40 साल बाद तक की फॉरेन पॉलिसी, 50 साल बाद तक की फॉरेन पॉलिसी ये पहले से डिजाइन करके बैठे हुए होते हैं। वो इतना प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं कि अप्रॉक्सीमेट दुनिया इस तरीके से इस डायमेंशन में जाएगी, पॉसिबिलिटी इस पावर की ये है बढ़ने की, और इस पावर की पॉसिबिलिटी घटने की है। और क्योंकि ये सुपर पावर हैं तो ये किसी भी दूसरी पावर को अपने सामने खड़ा होने देने की स्पेस नहीं देना चाहते, और इसी को देखते हुए ये लगभग 40 साल की फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके। यानी आज जो इंडिया अमेरिका के रिलेशंस हैं वो असलियत में इंडिया अमेरिका के रिलेशंस लगभग मेरे हिसाब से 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उस टाइम पर डिस्कस हो चुका था। और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशंस कैसे होंगे वो लगभग उसी टाइम डिसाइड होने शुरू हुए, और उसी के बाद बिल क्लिंटन का विजिट होता है। फिर शायद ही कोई, मतलब लगभग हर राष्ट्रपति एक दो बार इंडिया का विजिट कर चुका होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप सोच कर देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिसाइड कर चुके होते हैं, तो उसमें चाइना का रोल शुरू में था। अब चाइना पावरफुल हो रहा था और उसने हांगकांग मांगा और मकाओ मांगा। हांगकांग के अंदर 1 कंट्री 2 सिस्टम वाला प्रोसेस लागू किया गया।
लेकिन जैसे जैसे देखा कि चाइना ताकतवर हो रहा है और चाइना लगातार ताइवान पर क्लेम कर रहा है, चाइना लगातार ताइवान पर क्लेम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को टेस्ट करना जरूरी है कि इस कंट्री के पास पावर आई है तो क्या ये इस पावर को डाइजेस्ट कर पाएगा या मिसबिहेव करेगा। इसी चीज को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है, याद कीजिए 2018 2019 खासकर 2019 के अंदर हांगकांग प्रोटेस्ट हुए थे और ये हांगकांग प्रोटेस्ट्स के अंदर चाइना ने जिस ब्रूटैलिटी के साथ हांगकांग प्रोटेस्ट्स को दबाया था, कभी काली मिर्च तो कभी गटर का पानी, कभी खुजली वाला पानी, सब चीजें डालना शुरू कर दिया था और प्रोटेस्टर्स को कैसे भी करके वहां से भगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ये जो हांगकांग प्रोटेस्ट्स थे, इन्होंने चाइना के रियलिटी को निकाल कर रख दिया। अब आप सोचिए, चाइना मांग रहा था वन चाइना पॉलिसी में कि भैया मुझे हांगकांग चाहिए, मुझे मकाओ चाहिए और मुझे ताइवान चाहिए, तभी मेरी वन चाइना पॉलिसी पूरी होगी। ताइवान जो है वो इस टाइम पर दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है, एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ चाइना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। ताइवान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जहां से जो चाइना की एक सुपीरियोरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान की अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मामला सिर्फ सेमीकंडक्टर हब का नहीं है। असलियत में अगर आप देखें तो ताइवान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जिसने चीन को घेर रखा है। ये अगर चाइना की आप बॉर्डर को देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि चाइना असलियत में यहां से इसका सी कोस्ट नहीं है, बल्कि यहां ये रशिया है और यहां ये नॉर्थ कोरिया है। चाइना का बॉर्डर ये वाला है, अंडरस्टैंड। अब यहां यानी कि चाइना का सी कोस्ट अप्रोक्सीमेट इस येलो सी से शुरू होता है, यहां ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जापान, तो जापान असलियत में यहां इधर तक जापान की सीमाएं मौजूद हैं। वहीं अगर आप फिलीपींस को देखते हैं तो फिलीपींस जो है वो इस तरीके से यहां तक मौजूद है। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये ताइवान जो है वो यहां मौजूद है। चाइना कभी भी नेवल बेड़ा नहीं बना पा रहा या नेवल सुपीरियरिटी शो नहीं कर पा रहा, ताकतवर नहीं बन पा रहा। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन कि असलियत में ताइवान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, जापान के अंदर भी अमेरिका मौजूद है, फिलीपींस भी अमेरिका से डिस्कस कर चुका है और साउथ कोरिया भी अमेरिका से डिस्कस कर चुका है। यानी चाइना का जो दुश्मन है वो उसके गेट के ऊपर इस तरीके से मौजूद है कि वो थोड़ा सा चूं चपड़ करेगा चाइना और उठा के उसको वहीं धो दिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये देखिए, यही कारण है तो चाइना जो है वो सुपर पावर बन चुका है। अब सुपर पावर वो तब तक, मतलब इकोनॉमिक सुपर पावर तो दो बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये रियलिटी में सुपर पावर है? वो जब तक ये मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनेगा तब तक चाइना सुपर पावर बन ही नहीं सकता। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये मिलिटरीली सुपर पावर बनना चाहता है तो उसे कम से कम नेवी के ऊपर, जिसका समंदर पे राज होगा, जिसका उस दुनिया की ट्रेड पे राज होगा, वही तो सुपर पावर बनेगा। जिसका इस दुनिया की ट्रेड पर राज होगा वो सुपर पावर बनेगा। तो ट्रेड पर राज कहां है? इसका है ही नहीं। अब ट्रेड पर राज ना होने की वजह से क्या समस्या आ रही है? उस पर ट्रेड पर जो मतलब डोमिनेंस है वो ना हो पाने की वजह से सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये आ रही है कि ऑब्वियस सी बात है अमेरिका इसके चारों तरफ खड़ा हुआ है। चाइना अगर इधर से निकलता है तो सबसे पहले सिंगापुर अमेरिकन नेवी के ऊपर डिपेंडेंट है, और जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा इंडिया के जिसे कहते हैं नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर यहां खड़े हुए हैं, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। यानी चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है। चाइना के पास ओपन सी वाली रीच नहीं है, और क्योंकि चाइना के पास ओपन सी वाली रीच नहीं है, वो कैसे भी करके अपने रास्ते खोलना चाहता है। वो इस पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर दावा ठोक रहा है। उसके पीछे का रीजन ही ये है
और वो जिस तरीके से इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में घेर रहा है उसके पीछे का भी रीजन ये है, और वो ताइवान के ऊपर जो दावा ठोक रहा है उसके पीछे का भी रीजन ये है कि वो इस समय पर तिलमिलाया हुआ है। उसे समझ नहीं, वो मतलब वो इस समय पर चाइना तिलमिलाया हुआ है और वो किसी भी तरीके से यहां इस पूरे सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है, अमेरिका को यहां से पीछे हटाना चाहता है। अमेरिका यहां से पीछे नहीं हट सकता। यूक्रेन का मामला डिफरेंट था, उसे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ऐसे देख चुके हैं कि यूक्रेन स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस उसमें रशिया को उलझाकर उसकी कमजोरी बाहर निकालनी थी। लेकिन ताइवान इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। अमेरिका किसी भी सूरत में यहां पर इस ताइवान को खुला या मतलब जिसे कहते हैं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अमेरिका यहां से अपना दावा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ताइवान के ऊपर एक बार चाइना का कब्जा हो गया तो इसका सीधा मतलब यह है कि चाइनीज नेवल फोर्स पूरे पैसिफिक ओशियन के अंदर अमेरिका की डोमिनेंस को जिस तरीके से चैलेंज करेंगी, अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अमेरिका जानता है, और ये एक सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका का ताइवान के मामले में। अब क्या अमेरिका ताइवान को सीधा सपोर्ट कर सकता है? तो आंसर है नहीं। अमेरिका ताइवान को अगर यूं कहे कि मैं तो कोई हमला करेगा तो मैं हमला करूंगा, तो चाइना, ऑब्वियस सी बात है, चाइना वुड टेक इट एज अ चैलेंज। चाइना दबेगा नहीं, ये पक्की बात है। पुष्पा समझ रहा है, इसमें अपने आप को पुष्पा समझ रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। इसका मतलब चाइना जो है एट एनी कॉस्ट कुछ भी करके सिचुएशन पर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ऐसे में अमेरिका ने एम्बिग्यूटी का मतलब होता है धुंधला सा कुछ। धुंधला सा कुछ का मतलब यह होता है कि अपनी स्थिति स्पष्ट ना करना, हां भी और ना भी, हां भी कहना और ना भी कहना, समझे। अब ऐसी सिचुएशन में हां और ना की जो सिचुएशन है वो आप सोच कर देखो। सच में आप खुद सोच कर देखो, हाँ और ना की सिचुएशन के अंदर सामने वाला कंफ्यूज है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी आशिक ने किसी लड़की को प्रपोज किया और वो लड़की मुस्कुरा के चली गई, ना हाँ हुआ ना हुआ। सारी रात उसकी नींद और चैन उड़ गए और लड़की आराम से सो रही है, उसे मतलब ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। वही चीज यहां पर अगर आप देखेंगे कि दुश्मनों के अंदर भी कई बार क्या होता है कि एक सामने वाला दुश्मन चालाक है, उसे कंफ्यूज किए रखो और उसे इतना कंफ्यूज कर दो कि उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। चाइना इस समय पर उस सिचुएशन के अंदर है। तिलमिला इसलिए रहा है क्योंकि शी जिनपिंग अगर कोई कॉन्क्रीट अचीवमेंट नहीं दिखाता तो उसका जाना तय है। ऐसी सिचुएशन में जो बाइडेन कहते हैं कि हाँ हम हमला करेंगे, और उसका विदेश मंत्रालय कहता है नहीं, हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। चाइना कहता है पॉलिसी क्या है, अमेरिका कहता है भाई बता तो रखी है। अमेरिका कह रहा है बता तो रखी है। अब चाइना कह रहा है रिपीट कर, अमेरिका कह रहा है मेरा यही काम थोड़ा ना रह गया कि रिपीट करूं। असलियत में खेल जो है इस समय पर तगड़े वाला चल रहा है। नैन्सी पेलोसी आती हैं, आके चली जाती हैं, चाइना तांडव करता है, अमेरिका चुपचाप बैठे बैठे देखता है कि बेटा तूने कुछ किया और मैं तुझे बताऊंगा। ये बड़ा खतरनाक खेल इस समय पर है जिसमें चाइना को समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या किया जाए या वो क्या करे। लिटरली चाइना को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो इस समय वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि तांडव टाइप के डांसेस करके दिखा रहा है, मतलब वार पोस्चरिंग कर रहा है, लेकिन अमेरिका इससे कुछ दबता हुआ सा नजर नहीं आ रहा। एक बार लगा था कि शायद जो बाइडेन या अमेरिका दबे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन का बिहेवियर नजर आ रहा है, ब्रूटल किलर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, कोल्ड ब्लडेड। सामने वाले अपने दुश्मन को जिस तरीके से मारेगा ना, उसका कोई जवाब नहीं है। इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।